हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो इंडिया रशिया ट्रेड के ऊपर है। उसमें भी जो एल्यूमिना एक्सपोर्ट्स है वो की हाईलाइट में है। आपको पता है, जब रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा था उसके उस समय के बाद रशियन ऑयल जो है वो इंडिया काफी एक्सपोर्ट करने लगा था। साथ ही साथ एक और आइटम था एल्यूमिना, जो इंडिया ने रशिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पिछले 11 महीने में इंडिया ने 2.5 लाख टन से भी ज्यादा एल्यूमिना एक्सपोर्ट कर दिया और रशिया जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ एल्यूमिना बन गया। तो क्वेश्चन ये आता है, एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिना बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट ये है, इंडिया जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। वर्ल्ड वाइज इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। रशिया जो है मेजर एल्यूमिनिया कंज्यूमर है। ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन जो कि दो अदर सोर्स से थे एल्यूमिना के रशिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट रशिया की तरफ एल्यूमिना का, बिकॉज उनको लगता है कुछ वेपन्स में भी इसका यूज होता है। इस कारण से अब इंडिया जो है मेन सोर्स बन गया रशिया के एल्यूमिना रिक्वायरमेंट का। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में और एल्यूमिना क्या होता है उसके बारे में। रशिया ने अभी चाइना को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ थर्ड बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन एल्यूमिना। ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए साथ में। अब देखिए, सेकंड आर्टिकल ये है कि सेंटर ने कई सारे स्टेट से ओपिनियन मांगा था इन टर्म्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज के टर्म में। अपना ओपिनियन बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो तीन स्टेट्स जो है राजस्थान, असम और आंध्रा, तीनों ने ये प्ली का अपोजिशन किया कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना, इस प्ली का अपोजिशन किया। और चार और स्टेट्स जो हैं, और चार और जो स्टेट्स हैं सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मणिपुर, इन्होंने कुछ समय मांगा इस विषय में अपना राय देने के लिए। तो बस जैसे एक अपडेट है, आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। कभी आपको आंसर में ऐसा लिखना पड़े कि स्टेट्स का ओपिनियन क्या है, तो आप हल्का मेंशन कर सकते हो उसके बारे में। अब पेज नंबर 4 में एक रेलिवेंट आर्टिकल है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, पोषण भी पढ़ाई भी। ये आंगनवाड़ी स्कीम है, तो सेंटर ने लॉन्च किया। इसका मेन फोकस है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये सेंटर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संस्था जो है वो ट्रेन करेगी आंगनवाड़ी वर्कर्स को। इस संस्था का आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला पार्ट है वो मदर टंग में फोकस करेगी एडुकेट करने के लिए चाइल्ड को, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ऑडियो विजुअल मटेरियल भी बनाया जाएगा चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए। इसको ऑलरेडी 7 स्टेट्स में टेस्ट किया जा चुका है, जहाँ पे 5 लाख से ज्यादा पेरेंट्स और 10 लाख कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये जो स्टडी मटेरियल है ये पोषण ट्रैकर ऐप में अवेलेबल रहेगा, जिसको यूज करके आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों को बेसिक शिक्षा दे सकती है अपने सेंटर पे। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो आपको इस स्कीम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली पूछ ही सकता है, और मेंस में भी आप इसको सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में भी यूज कर सकते हो। प्लस आप इसको ऐसे में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और कभी इंडियन पॉलिटी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि ऑलरेडी डीपीएसपी का पार्ट है, तो उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इस वाले एग्जाम्पल को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब देखिए, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे भी कुछ अपडेट है। पहला ये आपको पता होगा, लीगो ऑब्जर्वेटरी, जो कि 5th ऑब्जर्वेटरी होगा इस नेटवर्क के अंदर लीगो प्रोजेक्ट का, जो इंडिया में इंस्टॉल किया जाएगा। ये लार्जेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटी इंडिया में बनने जा रहा है लीगो का। लीगो क्या होता है? लीगो एक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होता है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। 2015 में यूएस बेस्ड लीगो डिटेक्टर्स जो है उन्होंने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इटली में भी हुआ, अभी इंडिया में भी बनने जा रहा है। तो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, डेवलपमेंट की जानकारी होना आपका, लीगो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव क्या होते हैं। यहाँ पे एक संस्था का नाम भी दिया है, न्यू मैग्नेट प्लांट, जो कि हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर बनाया गया विशाखापट्टनम। तो पार्क संस्था क्या, उसका क्या फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। लीगो के संग प्राइम मिनिस्टर कुछ न्यूक्लियर एनर्जी संबंधित अदर प्रोजेक्ट्स भी अनवेल करेंगे टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द 1998 टेस्ट एज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या होता है। 1998 में क्या हुआ था भाई? पर हम लोग पोखरण टेस्ट किए थे न्यूक्लियर वेपन का, अटल जी के टाइम पे। उसका अपडेट है ये। तो बेसिक अवेयरनेस आपको होना चाहिए। देखिए, बाकी मंथली मैगजीन में आ ही जाएगा, पर हल्का कंटेक्चुअल अवेयरनेस आपको रहेगा तो आज के लिए सफिशिएंट है। अभी देखिए, चाइना ऐसे सदियों से करता चला आ रहा है, वैसे चाइना दोबारा किया कि यूएनएससी का जो मीटिंग था, काउंसिल का मीटिंग में, उसमें इंडिया ने ब्लैकलिस्ट करना चाहा पाकिस्तानी बेस्ड जैश ए मोहम्मद के लीडर को, अब्दुल रऊफ अजहर। पर चाइना ने बोला हम ये करने नहीं देंगे, ब्लैकलिस्ट में ऐड करने नहीं देंगे। तो जस्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए, बाकी डिटेल ऐसा सच इंपॉर्टेंट है नहीं। और अपने इंटरेस्ट की वजह से आप जान सकते हो कि अब्दुल रऊफ जो है वो चीफ मसूद अजहर का भाई है, जो 1974 में बॉर्न हुआ था और काफी सारे टेरर स्ट्राइक्स में इंडिया में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया 1999, अटैक ऑन पार्लियामेंट 2001, और इंडियन एयरफोर्स बेस को पठानकोट में 2016 में जो अटैक हुआ था उसको टारगेट करने के लिए। इंडिया का प्रपोजल क्या था? इंडिया का प्रपोजल था कि अब्दुल रऊफ को ऐड करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 आईसिल एंड अल कायदा सैंक्शन लिस्ट के अंतर्गत, तो चाइना ने मना कर दिया। आज के दिन में एडिटोरियल पेज में कोई खास बात नहीं है, वर्ल्ड पेज में कोई अपडेट्स है पर कोई काम का बात नहीं है, चुनावी पेज में कोई अपडेट है पर कोई एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो सीधा हम लोग आते हैं एक्सप्लेन पेज पे। देखिए, एक्सप्लेन पेज में जो है 4 आर्टिकल है, चारों थोड़ा रिलेवेंट है पर 3 बहुत ही रिलेवेंट है। तो तीनों आप पढ़ सकते हो।
पहला है लॉ ऑन पॉलीगेमी क्या है, क्योंकि देखिए असम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि लोग पॉलीगेमी के प्रैक्टिस को स्टेट में बैन करेंगे, इस पर लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि पॉलीगेमी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ क्या है इंडिया के अंदर, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी क्या पहले समझाया गया है, फिर सेकंड मैरिज का प्रोविजन क्या कंट्री के अंदर, हिंदू लॉ में क्या प्रोविजन है, फिर उसमें पीछे पारसी एक्ट में बताया क्या प्रोविजन है, फिर मुस्लिम लॉ के अंदर क्या प्रोविजन है, ये बेसिक जानकारी दिया है। पॉलीगेमी का प्रिविलेंस क्या है इंडिया के अंदर, सर्वे के अकॉर्डिंग पता किया कितने परसेंटेज लोग पॉलीगेमी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इंडिया के अंदर। ये सारी जानकारी जो है आप पढ़ सकते हो, उसको मैंने रिलेवेंट पार्ट हाईलाइट कर दिया है। ये एक्सप्लेन पेज में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, आपके अवेयरनेस के लिए सफिशिएंट होगा। बेसिक कंटेक्चुअल जानकारी इसमें कुछ है नहीं, बस यही जानना है कि पॉलीगेमी में इंडिया में क्या लॉ है, क्या प्रोविजंस है, वो आप रीड कर सकते हो। ये आपके इसका यूज क्या है, इसका यूज बेसिकली देखिए एसए में इसका यूज आ सकता है आपको, और कभी इंडियन सोसाइटी का भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर पॉलीगेमी पे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम हमेशा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पर सोसाइटी में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज पॉलीगेमी का सीधा असर सोसाइटी पे पहले होता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी में एक टर्म आता है जिसका नाम है पर्सोना नॉन ग्रेटा। इसका मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको वेलकम नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। तो अभी क्या हुआ डिप्लोमेसी में, इसको वियना कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज किया गया इस टर्म को इस तरह कि कोई भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री किसी मेंबर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करती है विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक रीजन, तो इस पर्सन को उस कंट्री से निकलना होगा एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अभी कनाडा चाइना का डिप्लोमेटिक थोड़ा सा लो, एक अलग लो पे चल रहा है। कनाडा ने एक चाइनीज डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का बात किया ओवर एलिगेशन एंड प्लान टू इंटिमिडेट कैनेडियन पॉलिटिशियन। तो चाइना ने टिट फॉर टैट के जवाब में बताया भाई देखिए आपका भी जो चाइना में डिप्लोमेट है उसको हम लोग पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ऐसा टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा पास्ट में भी चलता रहा है, कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस और रशिया करते रहते थे, तो इस कंटेक्स्ट में इसका यूज ज्यादा है। तो देखिए इसमें वियना कन्वेंशन का बात किया 1961, तो आपको पता होना चाहिए वियना कन्वेंशन क्या है। उसके अंदर आर्टिकल 9 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया पर्सोना नॉन ग्रेटा वाला, ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। बस ये दो प्रीलिम्स के संदर्भ में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मेंस में इसका सिग्निफिकेंट यूज नहीं है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो वार्मिंग हो रहा है वो वर्ल्ड के वार्मिंग से कम है। इंडिया में जो वार्मिंग रेट इंडिया ने भी बताया 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वर्ल्ड में जो है 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑन लैंड एरिया। ओवरऑल जो है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डेटा के ध्यान में रखते हुए इंडिया में क्यों स्लोअर हीटिंग हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका रीजन पता किया गया है, एक ग्राफ भी रेफरेंस के लिए दिया है। देखिए वार्मिंग ओवर लैंड और ओशंस में डिफरेंस क्या है, उसके फैक्टर के हिसाब से बताया गया है। फिर इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ऑलरेडी लाई करता है, तो इस कारण से इंडिया को इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ा टेम्परेचर राइज में। फिर इम्पैक्ट ऑफ एरोजॉल्स भी है, एरोजॉल्स की वजह से सनलाइट काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण से इंडिया इतना गर्म महसूस नहीं कर पा रहा। मैक्सिमम गर्मी जो है हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा देखे गए हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, और लैंड एरिया में जो जहाँ की ज्यादा हीटिंग होता है, इस कारण से वहां पे टेम्परेचर राइज ज्यादा देखने मिला है इंडिया के मुकाबले। तो इस कंटेक्चुअल अवेयरनेस के हिसाब से ये हाईलाइटेड पार्ट आप रीड कर सकते हो अपने अवेयरनेस के लिए, एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकता है, स्पेशली इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों कंटेक्स्ट में आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए मैतीस के ऊपर आर्टिकल है कि मैतीस का जो आइडेंटिटी इरोशन हो गया है, उनका रिजरेक्ट रिच हिस्ट्री का स्ट्रगल जो चल रहा है उसके ऊपर आर्टिकल है, एग्जाम के लिए नॉट एट ऑल रिलेवेंट। आपको पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो मैतीस के बारे में, उनका हिस्ट्री क्या है, उनमें हिंदुइज्म कैसे इनकलकेट हुआ, उनमें कास्ट सिस्टम कैसे आया, उनका लॉस और रिवाइवल कैसे हुआ, अभी कॉन्फ्लिक्ट फॉर्टलाइन जो मणिपुर में चल रहे हैं उनके साथ वो कैसे बनी। ये सब जानकारी यदि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब चीज रेलिवेंट थी। आई होप आपको जानकर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।